गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने दो एक्सरसाइजेस दी थी। लेक्चर की शुरुआत उन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन से अपन करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैंने आपको दी थी वो ये थी, बन गई? वर यू एबल टू डिजाइन दिस? बहुत बढ़िया। तो फटाफट गाइड करिए मुझे, कैसे इसको करेंगे आप डिजाइन। सो दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 15। लेट मी सेव दिस। और एग्जाम्पल 15 में, ठीक, लास्ट वाला कोड जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज गोइंग टू बी सेम। जो चेंज करना है वो आपको यहां पे करना है। ठीक, तो जरा फटाफट देख लीजिए। सबसे ऊपर हमारे पास है व्हाट इज रिएक्ट। क्या ये एक हेडिंग है? यस, ये एक हेडिंग है। तो मैं अपने फंक्शन के टॉप में जाकर लिख दूंगा, लेट माई हेडिंग इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। पास करूंगा यहां पर मैं h1, और यहां पे पास करूंगा मैं व्हाट, सॉरी, सेकंड आर्गुमेंट विल बी नल, क्योंकि मुझे कोई एट्रीब्यूट नहीं देना है, कोई मेरे को सीएसएस स्टाइलिंग नहीं देनी है। कंटेंट मुझे इसका देना है व्हाट इज रिएक्ट। ठीक, ये हो जाएगा हमारा माय हेडिंग। इसके बाद आपको और क्या चाहिए? रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी यूज बाय, ये कौन है? ये पैराग्राफ है। वेरी गुड। सो लेट मी कॉपी दिस कोड क्विकली। My heading will become my para. This will be, instead of h1 we'll go for a p tag. और यहां हमारा रेगुलर टेक्स्ट, रिएक्ट इज अ component based JS लाइब्रेरी यूज्ड बाय। ठीक है, ये हो गया आपके दो इंडिविजुअल रिएक्ट एलिमेंट्स तैयार। फिर ये तीसरा कौन है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। वेरी गुड। ये तीसरा अपने आप में यूएल है, जिसमें आपको चाहिए तीन एलाइज। सो आई विल गो फॉर लेट माई यूएल इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओपनिंग टैग विल बी यूएल। एट्रीब्यूट यहां भी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नल। लेकिन वो जो तीन एलआई हैं वो इसके चाइल्ड हैं, यस और नो? जो तीन एलआई की बात चल रही है, क्या वो इस यूएल के चाइल्ड हैं, यस और नो? यस। और चाइल्ड कैसे बनाते हो आप? चाइल्ड बनाते हो जहां नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे थे वहीं पास कर दो आप रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है ना? तो यहां पर अब आप पास करोगे तीनों जगहों पर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, कंटेंट बस बदलेगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। सो आई विल गो फॉर एल आई। एल आई के बाद ये हो जाएगा हमारा एन यू डबल एल नल। और नल के बाद यहां पर हम लिख देंगे फेसबुक। ठीक है, कॉमा, इस रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को फिर कर लीजिए कॉपी, बिकॉज आपको ये परमिशन है कि आप एक एलिमेंट के मल्टीपल चाइल्ड बना पाए। यहां लिख दिया मैंने इंस्टाग्राम, और यहां कॉमा करके फिर कर लीजिए कॉपी, यहां मैंने लिख दिया व्हाट्सएप। ठीक, अब किसको रिटर्न करूं? हेडिंग को, यूएल को, के एलआई को? किसको रिटर्न करूं? हेडिंग को, यूएल को, के एलआई को? वेरी गुड। ये तीनों रिटर्न होंगे बीइंग अ पार्ट ऑफ वन सिंगल पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, वो मैंने बना दिया माई डिव के नाम से। सो विल गो फॉर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डबल कोट्स के अंदर डिव, एक्टिंग एज रूट, नल, और फिर यहां पर माई हेडिंग। ठीक है, कॉमा, माई पैरा, कॉमा, माई यूएल। अच्छा, इनका ऑर्डर मैटर करेगा? क्या इनका ऑर्डर, पेरेंट में जिस तरह से मैं इनको ऐड कर रहा हूं, वो मेरे यूआई पे इफेक्ट डालेगा? 100%। है ना? अगर मैंने हेडिंग को बाद में और पैरा को ऊपर कर दिया, तो आउटपुट में भी हेडिंग नीचे और पैरा ऊपर दिखने लगेगा। इसके बाद विल जस्ट राइट रिटर्न माई डिव। इफ एवरीथिंग इज गुड, पेज को जब आप रन करेंगे, डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल जाना चाहिए। आ रहा है समझ? ऑल गुड, वेरी गुड। अगला वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जरा ये बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर? मैं पूछता चलता हूं, आप जवाब देते चलिए, उससे आपको कोड का बेहतर आइडिया लगेगा। ठीक, तो ये बताइए, ये तीन एलाइज हैं, ये तो पक्की बात है ना? ये तीन तो एलाइज हैं। इन एलाइज के अंदर ये कौन है? मिस्टर सचिन कपूर? नहीं अंजलि, ये H2 है। एंकर तो इसके नीचे है, ये थोड़ी क्लिकेबल है। क्लिकेबल नीचे की ईमेल आईडी है। सो दिस इज एक्चुअली H2। अच्छा, H2 क्यों?
उसका कारण ये है, एक तो आप देख पा रहे होंगे इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, देख पा रहे हैं। दूसरा, इस H2 के बाद जब मैं एंकर ऐड करूंगा, सेम Li के दो चाइल्ड हैं, इसी Li का चाइल्ड H2 भी है, इसी Li का चाइल्ड एंकर भी है। पर जब मैं H2 के बाद एंकर ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी, क्योंकि H2 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कुछ मार्जिन छोड़ते हैं, वो गैप आपको मिलेगा। नहीं तो जबरदस्ती आपको BR लगाना पड़ेगा गैप लाने के लिए। समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी यस और नो, समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ये कलर किस पे है? Li पे के H2 पे? वेरी गुड, ये कलर H2 पे है, क्योंकि सारे H2 पे कलर अलग अलग है। और ये बाहर कॉन्टेक्ट लिस्ट कौन है? ये H1 है। और हमेशा की तरह ये सब के सब किसका पार्ट है? एक आउटर मोस्ट डिफ का पार्ट है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो कुछ तो हमने लास्ट लेक्चर में इसका स्ट्रक्चर बना लिया था, उसी कोड को कर देता हूं मैं कॉपी, आप करवा दीजिए इसको एडिट। ये हमारा लास्ट लेक्चर का कोड था। लेट्स गो फॉर एग्जांपल 16, जिसके अंदर प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ये तीनों नाम दिख रहे हैं। अब आपको इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इसको कलरफुल करना है, और सबके नीचे ईमेल आईडी को एज अ लिंक देना है। तो अब इसके हिसाब से कोड में कहां कहां क्या क्या चेंजेस आएंगे, यस नो करते चलिएगा। ये लाइन ऐसे ही रहेगी, यस और नो? जल्दी फटाफट, यस, ये लाइन ऐसे ही रहेगी। ठीक है। अब इसके अलावा मेरे को 3 LI टैग्स चाहिए। सही कह रहा हूं? तो पहला होगा मेरा LI1। ठीक है, मैं उसे यूएल में भी लगा सकता था, बट LI की खुद की कोडिंग थोड़ी लेंदी है, इसलिए मैं उसको सेपरेट ले रहा हूं। तो यहां हो जाएगा LI, यहां हो जाएगा नल। अब ये बताइए LI का चाइल्ड कौन है? अभी डिस्कस करा मैंने आपसे, LI का चाइल्ड H2 को हम बनाएंगे। सो विल गो फॉर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के बाद डबल कोट्स के अंदर यहां आ जाएगा H2। H2 के बाद कॉमा करके आ जाएगा नल। इन सबको हटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पुराना पूरा कोड में इरेज कर देता हूं। ठीक है, H2 के बाद नल, और नल के बाद टेक्स्ट। तो टेक्स्ट तो मैं लिख दूंगा, टेक्स्ट के अंदर मिस्टर सचिन कपूर। पर अगर मैंने सेकंड आर्गुमेंट नल रखा, तो ये सचिन कपूर ब्लैक कलर में आएगा ना, है ना। अपन को इसके ऊपर कलरिंग चाहिए, तो अपन को ये नल हटाकर ऐड करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। और कलरिंग कैसे देनी पड़ेगी? HTML से देनी पड़ेगी कि CSS से देनी पड़ेगी? तो जवाब है CSS से देनी पड़ेगी। CSS से देते हैं तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टाइल, स्टाइल के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। कलर के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी होती है। तो आई गो फॉर कलर, और कलर की कुछ वैल्यू, मान लीजिए मैंने कलर की वैल्यू दे दी, कौन सा कलर है? UI में ग्रीन, तो मैंने दे दिया लाइम ग्रीन। इट्स काइंड ऑफ लाइम ग्रीन, तो मैंने लाइम ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, ये मेरा स्टाइल क्लोज हुआ। और स्टाइल क्लोज होने के बाद आउटर वाला ऑब्जेक्ट क्लोज हुआ, और उसके बाद ये मिस्टर सचिन कपूर। क्लियर है ये? क्लियर है। लेकिन ये तो एक चाइल्ड हुआ। क्या एक और चाइल्ड है LI का जो कि एंकर है? यस, एक और चाइल्ड है LI का जो अपने आप में एंकर है। अच्छा, LI H2 का चाइल्ड है कि LI का चाइल्ड है? सॉरी, एंकर H2 का चाइल्ड है कि LI का चाइल्ड है? तो जवाब होना चाहिए LI का चाइल्ड है, H2 का चाइल्ड नहीं है। इट्स चाइल्ड ऑफ LI। H2 का चाइल्ड होता तो सचिन कपूर के राइट में आता ना एंकर। सोचिए सोचिए, अगर H2 का चाइल्ड होता एंकर, तो वो आउटपुट में सचिन कपूर के राइट में आता। हमारे केस में वो नीचे आ रहा है, तो वो सेकेंड चाइल्ड है LI का। तो यहां हम लिख देंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, पहला आर्गुमेंट, जल्दी क्विक, A। दूसरा आर्गुमेंट, यस अंजलि, दूसरा आर्गुमेंट HREF की वैल्यू हैश। नहीं अनिकेत, नहीं प्रबल, अगर आपने नल कर दिया तो एंकर को क्लिकेबल कैसे बनाओगे? एंकर क्लिकेबल होता ही नहीं है जब तक उसमें क्या ना ऐड हो, जब तक उसमें HREF ऐड ना हो। HREF चाहिए एंकर को क्लिकेबल होने के लिए। और अगर आपको लग रहा है मेरे पास कोई URL नहीं है, तो अपन HREF में हैश दे देते हैं। करेक्ट। HREF क्यों देना पड़ रहा है? अच्छा, यहां स्टाइल क्यों नहीं आया? यहां स्टाइल क्यों नहीं आया? सिंपल आंसर है, क्योंकि HREF HTML का एट्रीब्यूट है ना, वो HTML का एट्रीब्यूट है। गॉट इट?
इसके बाद आ जाएगा कॉमा, कॉमा के बाद आपका टेक्स्ट जो क्लिकेबल हो जाएगा, ksachin95@gmail.com। ठीक, अगर ये एक एल आई समझ में आ गया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा ही बनेगा दूसरा, ऐसा ही बनेगा तीसरा। ये होगा हमारा LI2। ठीक है, कलर क्या है? तो कलर है कुछ क्रिम्सन और टेक्स्ट है मिस्टर परमजीत सिंह। तो LI2 में मैंने कलर कर दिया क्रिम्सन, मैंने टेक्स्ट कर दिया मिस्टर परमजीत सिंह। ये हो गया हमारा दूसरा कंटेंट। देन यहां पर लेट से मैंने कह दिया परम@gmail.com। ये हो जाएगा हमारा LI3। LI3 के अंदर H2 के अंदर कलर ऑरेंज टाइप का है कुछ, और यहां मैंने कह दिया मिस्टर अफरोज आलम। ठीक है, HREF के अंदर हैश रहेगा ही रहेगा, और यहां मैंने कह दिया alam.afroz@gmail.com। ठीक, ये बनकर तैयार हो गए आपके 3 LI टैग्स। इन LI के बाद और क्या करना है आपको? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इन LI के बाद अब आपको और क्या क्या बनाना है? वेरी गुड, इन LI के बाद अब आपको बनाना है एक UL, है ना? सो लेट्स से माय UL इज इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। परफेक्ट, पहला आर्गुमेंट इसका UL हो गया, दूसरा आर्गुमेंट नल हो गया, तीसरा LI1 कॉमा LI2 कॉमा LI3। ऐसे दे सकते हैं एलिमेंट्स? बिल्कुल, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है क्रिएट एलिमेंट मेथड की, कि आप इसको एरे दे दो, इंडिविजुअल एलिमेंट दे दो, या डायरेक्ट क्रिएट एलिमेंट का कॉल दे दो, सबको हैंडल कर लेगा ये। ठीक है, फाइनली वील गो फॉर माई डिव इज इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में पहला आर्गुमेंट होगा हमारा डिव, दूसरा आर्गुमेंट होगा हमारा नल। अब डिव के अंदर सबसे ऊपर हमें चाहिए माई हेडिंग, तो ये माई हेडिंग आ गई। उसके बाद चाहिए मुझे डिव के अंदर माई पैरा, इनकेस पैरा था, नहीं पैरा नहीं था शायद, कॉन्टैक्ट लिस्ट थी और उसके बाद सीधे UL था, तो माई UL। सही है, क्लियर? कोई पैरा तो नहीं है यहाँ पर? हाँ नहीं है, बस कॉन्टैक्ट लिस्ट है और फिर लिंक्स हैं। और फाइनली रिटर्न कर दीजिए आप इस माई डिव। डन, करिए पेज रन, यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। आया समझ? गुड, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। सही कह रहा हूं? इतना पढ़ा लेकिन कोई मतलब का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम जा रहे हैं द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ राइटिंग रिएक्ट पेजेस, एंड दैट इज JSX। तो फिर ये क्यों पढ़ा हमने? ये इसलिए पढ़ा ताकि हम समझें JSX और नॉर्मल तरीके में क्या डिफरेंस है, और बेबल इंटरनली चीजों को कैसे करता होगा कन्वर्ट। बिल्कुल ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यही आपको एंड ऑफ द कोर्स तक फॉलो करना है, इसलिए इस पे खास खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टॉपिक कोई भी पढ़ेंगे आप रिएक्ट में, कंटेंट किससे जनरेट करेंगे? टॉपिक कोई भी पढ़ेंगे, कंटेंट जनरेट JSX से ही होगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ हाँ, बहुत ही ईजी है, देखो सही, JSX आने तो दो। 10 मिनट रुक जाओ गौरव, बस 10 मिनट बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। JSX अपने आप में क्या है? अब JSX क्या है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा कोड रख रहा हूं। आप मुझे बताइए, ये कोड HTML है कि ये कोड जावास्क्रिप्ट है? क्या लग रहा है आपको? तो आपका जवाब होना चाहिए सर दोनों है ये तो। मैं कहूंगा दोनों क्यों है, तो आप बोलोगे सर ये जो लेट वाला पार्ट है ये जावास्क्रिप्ट है, सर ये वाला जो पार्ट आप लिख रहे हैं H1 हेलो यूजर ये HTML है। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, अब आप मुझे बताइए जो आपकी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती है, अच्छा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को मैं आपसे वही नाम दूंगा जो इंडस्ट्री में देते हैं। आई होप आप सबने सुना होगा, इसको बोलते हैं वेनिला JS। राइट, जो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं ना ES6, उसको बोलते हैं अपन वेनिला JS। वेनिला JS का मतलब जावास्क्रिप्ट विदाउट एनी लाइब्रेरी, विदाउट एनी फ्रेमवर्क। तो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट बिना लाइब्रेरी बिना फ्रेमवर्क की ही पढ़ी है ना? ये तो आप पहली लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं जो JS के साथ आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी वेनिला JS थी, क्या आपकी वेनिला JS के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट्स में H1 और हाई? क्या आपकी वेनिला JS ये अलाउ करती है? जवाब है बिल्कुल नहीं करती है।
कभी करके देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ये लाइन, जावास्क्रिप्ट दे देगी एरर। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको एचटीएमएल लिखनी भी है, आई होप आपको याद होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको एचटीएमएल लिखनी भी है तो एटलीस्ट आप डबल कोट्स में लिखते हैं। याद है? डबल कोट्स में H1 में हेलो लिख दीजिए, जावास्क्रिप्ट इसको फिर भी कर लेगी मैनेज। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि बिना डबल कोट के आप H1 हेलो H1 लिख दें और उसको लेट एक्स के अंदर स्टोर कर दें। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन जेएस। लेकिन फेसबुक ने इसको अलाउ करा, और फेसबुक ने इसी को करने के लिए अपन लोगों को एक लैंग्वेज, यूं कह लीजिए एक नया सिंटेक्स प्रोवाइड करा, जिसका फेसबुक की टीम ने क्या नाम दिया? जिसका फेसबुक की टीम ने नाम दिया JSX। अब अगला डाउट आएगा, सर व्हाट डज JSX स्टैंड फॉर? तो इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है बिगनर्स के दिमाग में। JSX के याद रखिएगा दो फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है? एक वो फुल फॉर्म है जो फेसबुक ने दिया है, एक वो फुल फॉर्म है जो हम प्रोग्रामर्स ने दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अगर आप जावा जानते हो तो लोगों ने जावा को कोर जावा नाम दिया है, जबकि जावा का ऑफिशियल नाम जावा स्टैंडर्ड एडिशन होता है ना? ऐसे ही JSX के साथ है। JSX का जो ऑफिशियल फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। ये इसका ऑफिशियल फुल फॉर्म है, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। और जो हम लोगों ने नाम दिया है, हम लोगों ने मतलब वेब डेवलपर्स ने, हम इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एंड XML। क्या बोलते हैं हम लोग? जावास्क्रिप्ट एंड XML बोलते हैं। अब आप दोनों का मतलब समझ लीजिए। इसको जावास्क्रिप्ट एंड XML हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नई लैंग्वेज है ये कुछ कुछ XML नाम की लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। किससे इंस्पायर्ड है? XML नाम की लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है ना? घबराइएगा मत, सर हमने तो XML पढ़ी नहीं है। आपको XML पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ XML के 3 रूल मैं आपको बताऊंगा, वो 3 रूल आपने याद रख लिए तो आपको JSX में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये 3 रूल फेसबुक ने किससे उठाए हैं? ये 3 रूल फेसबुक ने इस लैंग्वेज से उठाए हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, ML तो आप समझते ही होंगे, ML मतलब मार्कअप लैंग्वेज, करेक्ट है ना? इसी तरह से XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। ओके ठीक है, तो ये तो हो गया क्योंकि इसमें XML का सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट के साथ मर्ज कर दिया तो इसका नाम पड़ गया जावास्क्रिप्ट एंड XML। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। सिंटेक्स एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जो आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड का सिंटेक्स होता है, फेसबुक की टीम ने उसको बढ़ा दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, और उसमें किसका सिंटेक्स और जोड़ दिया? उसमें किसका सिंटेक्स और जोड़ दिया? XML का सिंटेक्स और जोड़ दिया। बना दिया इसको उन्होंने जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। तो क्या आप लोगों को फुल फॉर्म समझ में आया? आया, वेरी गुड। अब दो तीन पॉइंट्स बात कर लेते हैं JSX के बारे में, क्योंकि इसी पे पूरा कोर्स आपका बेस्ड है। तो JSX जैसा मैंने कहा ऑफिशियल सिंटेक्स हुआ जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन, और ये वो तरीका है, वो मैकेनिज्म है, वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट में HTML का कोड लिखते हैं। अब मजे की बात क्या है? कोड लिखते हैं HTML का, लेकिन रूल किसके फॉलो करते हैं? रूल फॉलो करते हैं XML के। इसीलिए इसको बोला गया है जावास्क्रिप्ट एंड XML। कोड लिखेंगे HTML का, बट नियम कायदे किसके होंगे? नियम कायदे XML के होंगे। अगर आपको लग रहा है सर कोई एग्जांपल दीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये बताइए क्या HTML में टैग्स का नाम केस सेंसिटिव होता है? नहीं होता है। क्या HTML के अंदर ये वाला H1 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हम ऐसा लिखते नहीं है वो अलग बात है, बट ये चलेगा। लेकिन JSX में अगर आपने H1 को कैपिटल कर दिया तो रिएक्ट दे देगी एरर। ये जो पिछला एग्जांपल आप देख रहे हैं ना, अगर इसको मैंने कैपिटल लिखने की कोशिश करी ऐसे तो रिएक्ट दे देगी एरर। मतलब केस सेंसिटिव है क्या JSX? हाँ जी, हाईली केस सेंसिटिव है। और XML भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। XML में भी केस सेंसिटिविटी बहुत मैटर करती है। दैट इज द रीजन कि इसमें रूल लगे हैं XML के, जबकि ये फॉलो करती है HTML के कोड्स। क्लियर हुआ इसको XML नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्लियर, वेरी गुड। अब अगला सवाल, JSX क्यों बनी? हम पिछले 2 दिन से क्रिएट एलिमेंट से भी तो काम कर रहे हैं। तो आपको 2 दिन क्रिएट एलिमेंट पढ़ाने का मेरा यही एम था कि आप इस पहले पैराग्राफ को समझें। क्या आप इस लाइन को अप्रिशिएट करते हैं कि क्रिएट एलिमेंट बहुत डिफिकल्ट है, खास तौर पे तब जब नेस्टिंग के अंदर नेस्टिंग के अंदर नेस्टिंग हो जाए?
है ना। अभी तो अपन ने लिख लिया, लेकिन आपको लगता है क्या कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इतने सिंपल पेज बनते होंगे जो आपने बनाया है? रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में तो एक टैग के अंदर 50 टैग होते होंगे, तो कहां से बैठकर अपन इतनी नेस्टिंग करते रहेंगे? इसलिए फेसबुक की टीम को लगा ये फेसबुक ने लैंग्वेज बनाई है। बाद में इस लैंग्वेज को दूसरी लाइब्रेरीज भी यूज करती हैं, बट ओरिजिनली ये फेसबुक ने बनाई थी, रिएक्ट के सपोर्ट के लिए बनाई थी, ताकि रिएक्ट डेवलपर्स के लिए कोड लिखना इजी हो जाए, कोड लिखना आसान हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं जेएसएक्स के फायदे क्या हैं। पहला फायदा, जेएसएक्स का सिंटेक्स बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल होता है। कैसे होता है ये देखिए, ये सिंटेक्स समझ आ रहा है ना आपको? 2 दिन से आप इसी को पढ़ रहे हैं ना। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन देखिए ये है। अब आप मुझे बताइए एज अ रिएक्ट डेवलपर, आपको नहीं लगता दिस इज मच मच बेटर कंपेयर टू दिस वन? कौन इतना लंबा लिखने के लिए अपना कोड लेंदी करेगा? इसके कंपैरिजन में ये छोटा और सिंपल है। ना कोई पैरेंथेसिस, ना कोई डॉट, ना कोई एक्स्ट्रा सिंटेक्स, सिर्फ एचटीएमएल स्टाइल के अंदर आपने लिख दिया है। बस ध्यान क्या रखना है, एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो टैग्स होंगे ये कैसे नहीं होंगे, अपर केस में नहीं होंगे, ये लोअर केस में होंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस नो करते चलिए तो मुझे पता लगता जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। फायदा नंबर 2, जो जेएसएक्स होती है, फिर सीएसएस कहां लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे गौरव, सीएसएस भी लिखेंगे। आप इस H1 के अंदर स्टाइल ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो आप इसके अंदर स्टाइल ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इंटरनल सीएसएस लगा सकते हैं, सब करेंगे अपन। अभी सिर्फ फोकस करो जेएसएक्स पे, अभी सीएसएस को बीच में मत लाओ। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जेएसएक्स आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से फास्ट होती है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि ये आपको शायद डाउट क्रिएट करेगा दिमाग में, सर फास्ट कैसे होती है? बताऊंगा मैं आपको, बट अभी सुन लीजिए, बस फास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जेएसएस की मदद से हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट की जगह डायरेक्ट अपने प्रोग्राम के अंदर एचटीएमएल टैग्स लिख सकते हैं। बट अब सवाल ये आता है कि जो कोड आपने लिखा है, अल्टीमेटली उसे रन कौन करेगा? जवाब है ब्राउजर करेगा। फ्रंट एंड में कुछ भी लिखोगे, कोड विल बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर। और आई होप आप सबने फ्रंट एंड में सीखा होगा, ब्राउजर को सिर्फ 3 लैंग्वेज आती हैं। यस की नो? एक आती है उसको HTML, एक आती है उसको CSS, और तीसरी क्या आती है? तीसरी उसको आती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जेएसएक्स ब्राउजर को नहीं आती है। जेएसएक्स ब्राउजर बनाने वाली कंपनी ने नहीं बनाई है। तो सवाल यह है कि फिर जेएसएक्स हमारे ब्राउजर को समझ कैसे आएगी? क्योंकि जो जेएसएक्स का कोड है वो वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड तो नहीं है। इसका मतलब रिएक्ट के बिना जेएसएक्स नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। रिएक्ट वालों ने बनाई है तो ये रिएक्ट लाइब्रेरी का पार्ट है। तो ब्राउजर कैसे समझेगा हमारे जेएसएक्स कोड को? राइट, क्योंकि आप ऐसे कैसे अपने एचटीएमएल के टैग्स को जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में असाइन कर पाओगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी नाम लिया था, एक सॉफ्टवेयर, एक टूल मार्केट में अवेलेबल है। जिस सॉफ्टवेयर या टूल का क्या नाम है? जिस सॉफ्टवेयर या, नहीं नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, जिसका नाम है बेबल। वीट तो आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर देगा गौरव, खाली जेएसएक्स को नहीं। वो तो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर देगा आपके लिए, समझ रहे हैं? खाली जेएसएक्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है। वीट तो वो जो नीचे आप कोड लिखते हैं ना, रेंडर, वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है वीट में। अभी अपन को लिखना पड़ रहा है ना रिएक्ट डाउन डॉट रेंडर, हमें लिखना पड़ रहा है ना अपने कोड में लास्ट में रिएक्ट डाउन डॉट रेंडर। वीट तो आपका वो कोड भी हटा देगा। तो वीट तो बस इसके बाद वाला पार्ट है। बट अभी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं जेएसएक्स को प्लेन या वेनिला जावास्क्रिप्ट में कौन कन्वर्ट करेगा। तो आपके जेएसएक्स कोड को वेनिला जेएस के अंदर कन्वर्ट करने का काम एक सॉफ्टवेयर करेगा, जिसको क्या नाम मिला है? जिसको नाम मिला है बेबल। ठीक है, क्या है ये बेबल? ये बेबल टेक्निकल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ट्रांसपाइलर के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था। ट्रांसपाइलर में ट्रांस का मतलब ट्रांसलेट, और पाइलर मतलब कंपाइल करने वाला। यानी ये आपके जेएसएक्स कोड पे 2 ऑपरेशंस करता है, ट्रांसलेट करता है और कंपाइल करता है। ट्रांसलेट का मतलब समझ रहे हैं ना? ट्रांसलेट का मतलब आपके जेएसएक्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके जेएसएक्स कोड को वेनिला जेएस के कोड में कन्वर्ट कर देगा, और फिर आपके वेनिला जेएस कोड को ये ऑप्टिमाइज करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था जेएसएक्स किसके मुकाबले फास्ट होती है? जेएसएक्स फास्ट होती है रेगुलर जावास्क्रिप्ट के मुकाबले, क्योंकि ये जो आप बेबल यूज करते हैं, ये आपके कोड में कुछ ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स भी लगाता है, जो आपसे आगे में शेयर करूंगा।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? वेरी गुड। बिल्कुल, अभी बता रहा हूँ नितिन, बेबल कहाँ इंस्टॉल होगा, कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? सबसे पहले बेबल से मिलवा के लाऊं आपको। चलिए बेबल से मिलके आते हैं। कहाँ है बेबल? तो बेबल आपको नेट पे मिल जाएगा। आपके कोड में कैसे आएगा वो आपको भी बताता हूं। बेबल, राइट? तो मैंने बेबल लिखा, ये बेबल का होम पेज है। ठीक है, बेबल के होम पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपना JSX कोड लिखिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो मैंने इसको बोला लेट पैरा इज इक्वल्स टू एंगुलर ब्रैकेट में P हेलो /P। राइट, ये JSX है, यस और नो? है। देखिए तुरंत बेबल ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, राइट साइड वाला कोड देख के बताओ। इसको कन्वर्ट कर दिया ना उसने क्रिएट एलिमेंट में। कैन यू सी दैट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। आप अगर क्रिएट एलिमेंट लिखते तो ऐसे ही लिखते ना, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी नल हेलो। इतनी मेहनत आपकी बचा दी इस बेबल सॉफ्टवेयर ने। आई होप इसका बेसिक आइडिया लगा बेबल क्या कर रहा है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब शुरू करते हैं अपन अपना कोड। ट्रांसपाइलर है बेटा, रन टाइम नहीं है। ट्रांसपाइलर है, जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है जो आपको ऐड करना है अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। क्लियर है? ठीक है, अब नितिन के सवाल का जवाब दे देता हूं। नितिन ने कहा बेबल को हम ऐड कहां करेंगे, कहां आएगा बेबल? तो आई सेड क्या बेबल जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है? जी हाँ, बेबल जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। तो कहां ऐड होगा? जी, इंटरव्यूअर पूछेगा तो ट्रांसपाइलर बोलना है आपको, वैसे वो पूछेगा नहीं, क्योंकि वीट इंटरनली बेबल यूज नहीं करता। राइट, वीट बेबल से भी एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसका नाम होता है ES बिल्ड। क्या नाम होता है? वीट किसको यूज करता है? वीट यूज करता है ES बिल्ड को। तो ज्यादा मेहनत हम ES बिल्ड पे करेंगे। क्लियर? बेबल कौन यूज करता था? बेबल कौन यूज करता था? बेबल दो चीजें यूज करती हैं, एक तो CDN में आपको बेबल चाहिए, और याद करिए वीट के पहले क्या यूज होता था जो अब डेप्रिकेट हो गया इसी साल से? CRA भरपूर यूज करता था बेबल को। जी नितिन, अरे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वीट अपने आप ढूंढ लेगा उसे बेबल चाहिए कि उसे ES बिल्ड चाहिए, वो अपने आप ढूंढ लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। डोंट वरी। ठीक है, तुम्हें बेबल सिर्फ तब तक यूज करना है जब तक अपन क्या कर रहे हैं, जब तक अपन CDN पे हैं तब तक बेबल के ऊपर डिपेंड करना है। जैसे ही वीट पे पहुंचेंगे सारी डिपेंडेंसी हमारे लिए वीट मैनेज करवा देगा। क्लियर है ना? सो बहुत ज्यादा टेंशन हमको बेबल के लिए लेनी नहीं है। अब अगला सवाल, तो सर कैसे ऐड होगा बेबल? देखिए बेबल कैसे ऐड होगा। बेबल को ऐड करने के लिए आपको, जो आपने दो स्क्रिप्ट टैग लिखे हैं, दो लिखे हुए हैं, यस और नो? बिल्कुल दो लिखे हुए हैं, एक रिएक्ट के लिए लिखा है, एक रिएक्ट डॉम के लिए लिखा है। उसके साथ एक तीसरा टैग और आ जाएगा। राइट, और ये तीसरा टैग बेबल का CDN लिंक है। बस ये CDN लिंक आपको अपने हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के जोड़ देना। ठीक है, अगर थ्योरी समझ आ गई है तो शैल आई स्टार्ट द कोड? वेरी गुड, तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से। ठीक है, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, तो मैं फोल्डर में नया बना रहा हूं। लेट्स कॉल इट रिएक्ट विद JSX। और जो हमारा पहला एग्जाम्पल था ये वाला, इसी को कॉपी करता हूं, और इसमें क्रिएट एलिमेंट की जगह आई एम गोइंग टू यूज JSX। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? सबसे पहले तो, अच्छा इसमें तो हमने फंक्शन यूज नहीं करा है। अपन ने फंक्शन यूज कहां से करना शुरू करा था, वो वाला ले लेते हैं। अपन ने फंक्शन यूज यहां से करना शुरू करा था, है ना? ये हमारा आइडियल कोड है। इसको करते हैं अपन कन्वर्ट इनटू JSX, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि आपको रिएक्ट में सारी कोडिंग फंक्शन बना के ही करनी है। ठीक है, तो ये था आपका माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, इसको मैं बोल देता हूं माय JSX रिएक्ट ऐप। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहला चेंज जो आप अपने कोड में करेंगे वो ये करेंगे कि ये दो स्क्रिप्ट टैग के साथ आप एक तीसरा स्क्रिप्ट टैग और ऐड करेंगे। कहां मिलेगा वो तीसरा स्क्रिप्ट टैग? वो तीसरा स्क्रिप्ट टैग आपको बेबल की वेबसाइट पे मिलेगा। ऊपर नैव बार में एक सेटअप नाम का लिंक दिख रहा है, दिख रहा है? कैन यू सी दिस सेटअप लिंक? जल्दी जल्दी, वेरी गुड, फटाफट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, वेरी गुड। सेटअप पे क्लिक कीजिए।
सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इन द ब्राउजर। कैन यू सी दैट? इन द ब्राउजर, बिल्कुल टॉप पे क्लिक करिए। जैसे ही इन द ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, कैन यू सी अ स्क्रिप्ट टैग? लेट मी एनलार्ज द फॉन्ट साइज। कैन यू सी दिस स्क्रिप्ट टैग? इसको उठा लीजिए, करिए इसको कॉपी। राइट, पेज को मैं नॉर्मल साइज पे ले आता हूं और इसको कहां पेस्ट कर दूं? कहां पेस्ट कर दूं? तो जवाब है यहां पेस्ट कर दूं। किधर? अपने हेड सेक्शन के अंदर। फर्स्ट स्टेप क्लियर? क्लियर। अब बेवल के बारे में, सॉरी, जेएसएक्स के बारे में इतनी बातें हो गई हैं कि मुझे लगता है आपको फटाफट पता है ये कोड का जेएसएक्स क्या बनेगा। पता है ना? ये कोड का जेएसएक्स बन जाएगा H1 रिएक्ट रॉक्स, 3 एक्सक्लेमेशन जो वहां थे, और /H1। सही कह रहा हूं? क्या कहते हो आप? सही कह रहा हूं? /H1। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। नो? क्या हो गया नितिन, बताइए, क्या डाउट? अनम्यूट करूं? एनी क्वेरीज? दोनों नो मतलब? चलूं आगे? ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैंने अंदर वाले रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट को स्क्रिप्ट कहां से ऐड किया? अंजलि, यहां से ऐड किया। देखो ध्यान से, अपन बेबल की वेबसाइट पे गए, बेबल की वेबसाइट पे सेटअप दिख रहा है, सेटअप पे क्लिक करा, लेफ्ट साइड पे टॉप पे दिखेगा इन द ब्राउजर, इन द ब्राउजर पे क्लिक करा, क्लिक करा तो नीचे यूजेज आएगा, यूजेज में ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा एक स्क्रिप्ट टैग दिख रहा है। इसको कर लेना है आपको कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करके अपने स्क्रिप्ट टैग में पेस्ट कर देना है। क्लियर? वही मैंने करा, ठीक है। उसके बाद जो अंदर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट था उसको मैंने सिंपल जेएक्स कोड में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ आ गया सबको? गुड। पेज रन कर दूं? कर देते हैं। आउटपुट आएगा? नहीं आएगा, कोड देगा एरर। क्यों? क्यों देगा एरर? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब आप बेबल यूज करते हैं तो आपको अपना ये पूरा कोड जो आपने फंक्शन बनाया है वो किसको हैंड ओवर करना है? वो किसको हैंड ओवर करना है? जब आप बेबल यूज करते हैं तो ये जो कोड आपने बनाया है ये हैंड ओवर करना है बेबल को। बेबल को बोलना पड़ेगा कि इस कोड का ध्यान तुम रखो। क्या बोलना पड़ेगा बेबल को? इस कोड का ध्यान तुम रखो। ये पूरा कोड बेबल को देना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि ये जो आपने स्क्रिप्ट टैग लगाया है, आपको याद होगा स्क्रिप्ट टैग में एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, यस और नो? होता है ना टाइप एट्रीब्यूट? और टाइप एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अगर किसी को याद हो तो, आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा कि टाइप एट्रीब्यूट भी कुछ होता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अब आप मुझे बताइए लाइन नंबर 19 जावास्क्रिप्ट है? नहीं है ना? जावास्क्रिप्ट नहीं है ना ये। इसलिए आपको यहां टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट की जगह कहना पड़ेगा टेक्स्ट स्लैश बेबल। तब कहीं जाकर बेबल एक्टिवेट होगा। बेबल इस पूरे कोड को अपने कंट्रोल में लेगा और इसको ट्रांसपाइल करते हुए कन्वर्ट कर देगा जेएस के रेगुलर कोड के अंदर। सो जब जब बेबल यूज करोगे स्क्रिप्ट में ये टाइप एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? जी। ये अब पूरा बेबल हो नहीं जाएगा, ये पूरा बेबल के अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। अब बेबल इस पूरे कोड को ट्रांसपाइल कर देगा। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो मुझे मिल जाएगा पहले की तरह रिएक्ट रॉक्स। बोलिए जल्दी से, यहां तक सब क्लियर? नो डाउट, नो क्वेरीज? यहां तक सब क्लियर? वेरी गुड। अब मैं आपको जेएसएक्स के कुछ नियम कायदे बता दूं, फिर स्टोरी को बढ़ाता हूं आगे। जैसा मैंने आपसे कहा, जेएसएक्स पढ़ना है तो आपको बस कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। क्या क्या रूल्स फॉलो करना है गौर से सुनिएगा। जेएसएक्स किससे इंस्पायर्ड है? तो जवाब है जेएसएक्स एक्सएमएल से इंस्पायर्ड है। और एक्सएमएल से इंस्पायर्ड होने के कारण जेएसएक्स के अंदर 3 रूल हैं जो आपने एचटीएमएल में कभी नहीं सुने होंगे। नहीं रजत, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, समझो समझो समझो। अब ये जो नीचे वाला है ना, इसमें भी हम लोग जेएसएक्स लगाने वाले हैं।
5 मिनट बाद। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। और वैसे भी अगर आप टेक्निकली सोचो, ये जो माई एलिमेंट आपने पास करा है, ये माई एलिमेंट इसी फंक्शन के साथ कनेक्टेड है ना, है ना? इसलिए अपन ने इस पूरे को डाल दिया है टेक्स्ट स्लैश बेबल के अंदर। दैट्स द रीजन। ठीक है, अभी हम इसमें भी बेबल लगाने वाले हैं, डोंट वरी। देखना अभी 2 मिनट बाद। चलो आगे कंप्लीट करूं मैं अपनी बात। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा जेएसएक्स के सिर्फ 3 रूल आपको समझने हैं। सबसे पहला रूल मैं आपको बता चुका हूं, जेएसएक्स में टैग्स केस सेंसिटिव हैं या नहीं है, यस की नो? हैं। तो आप कोई भी टैग कैपिटल में नहीं लिखेंगे। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट। मैं जाता हूं वीएस कोड में और इस H1 को कर देता हूं अपर केस में। क्या वेनिला जेएस में अपर केस H1 अलाउड है? क्या प्लेन जावास्क्रिप्ट में, प्लेन एचटीएमएल में अपर केस H1 चलता है? तो जवाब है बिल्कुल चलता है, कोई परेशानी नहीं है। जेएसएक्स में नहीं चलेगा। रन करेंगे और आ जाएगी एरर। कैसे पता करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करिए, कंसोल ओपन होगा और पढ़िए बेबल की तरफ से क्या शिकायत आ रही है। कैन यू सी दैट? वो कह रहा है कौन H1, कैसा H1? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा H1 क्या है। इसलिए जेएसएक्स में थ्रू आउट द कोर्स, वीट आने के बाद भी याद रखिएगा, थ्रू आउट द कोर्स आप टैग कभी लोअर केस में, सॉरी कभी अपर केस में नहीं लिखेंगे। इज दिस क्लियर? फर्स्ट रूल क्लियर हुआ सबको? दूसरा दूसरा रूल ये कह रहा है कि जब भी आप जेएसएक्स रिटर्न करेंगे, जब भी आप अपने फंक्शन से जेएसएक्स, अच्छा फंक्शन नहीं, एक और वर्ड मैं आपको अच्छे से बता दूं। आप में से बहुत लोग मेरे से डाउट पूछ रहे थे और गलत वोकैबुलरी यूज कर रहे थे। अच्छे से सोच के बताना, क्या माई एलिमेंट एक फंक्शन है? बोलो यस और नो। नहीं अंजलि, आप मुझे बोल सकते हो सर, अगर जावास्क्रिप्ट की बात आप कर रहे हो तो अपन कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, बट एक्चुअली तो हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं ना। यस और नो, है ना? रिएक्ट में अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है जो आपको रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करके देता है, इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं। इसको रिएक्ट की इंग्लिश में मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, इसको अपन लोग बोलते हैं कंपोनेंट। सो व्हाट इज माई एलिमेंट? माई एलिमेंट इज अ रिएक्ट कंपोनेंट। तो इसका मतलब रिएक्ट में हर फंक्शन कंपोनेंट है? नहीं, हर फंक्शन कंपोनेंट नहीं है। अगर रिएक्ट में मैं ऐसा एक छोटा सा फंक्शन बनाऊं, फंक्शन शो, और इसके अंदर एक अलर्ट लिख दूं, तो क्या इसको भी अपन कंपोनेंट मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये कोई रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न नहीं कर रहा है। नहीं अंजलि, जो रिटर्न करेगा समथिंग नहीं, ये गलत बोल दिया आपने। समथिंग में तो अंजलि 10 भी आता है। क्या कहते हैं? अगर मैं शो में लिख दूं रिटर्न 10, तो क्या शो कंपोनेंट बन जाएगा? नहीं। क्या रिटर्न करना चाहिए? रिटर्न करना चाहिए रिएक्ट एलिमेंट। क्या ये माई एलिमेंट एक रिएक्ट एलिमेंट है? यस और नो? हाँ जी, ये एक रिएक्ट एलिमेंट है। क्योंकि ये एक रिएक्ट एलिमेंट है, आपका ये जो फंक्शन है ना माई एलिमेंट, बल्कि इसको मैं माई ऐप नाम दे देता हूं, है ना? नहीं तो दो दो जगह एलिमेंट देखकर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इसको मैं नाम दे देता हूं माई ऐप। ठीक है, यहां भी अपन बोलेंगे माई एलिमेंट की जगह माई ऐप। तो ये जो आपने माई ऐप नाम का फंक्शन बनाया है ना, ये भले ही आपकी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में फंक्शन कहलाएगा, रिएक्ट की इंग्लिश में ये कहलाएगा कंपोनेंट। और इसी से अगला वर्ड कनेक्टेड है जो आप बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, जिसको रिएक्ट में बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं रिएक्ट में इसको? इसको रिएक्ट में बोलेंगे अपन फंक्शनल कंपोनेंट। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो रिएक्ट या जेएसएक्स का सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आप कोई फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं और उस फंक्शनल कंपोनेंट से आप जेएसएक्स रिटर्न करा रहे हैं, तो आपको जेएसएक्स में अगर मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न कराने हैं, तो उन मल्टीपल एलिमेंट का एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये रूल आपके लिए नया है। ये रूल आप क्रिएट एलिमेंट में भी फॉलो कर रहे थे ना, कि अगर आपको 4 टैग्स रिटर्न कर रहे हैं तो वो 4 एक पेरेंट से जुड़ेंगे और फिर रिटर्न होंगे। ये बात जेएसएक्स भी मानता है। इसको थोड़ा और मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेट मी सेव दिस कोड बाय द नेम ऑफ एग्जाम्पल 2। सपोज करिए मेरे को रिएक्ट रॉक्स के साथ एक पैराग्राफ भी रिटर्न करना है।
क्या रिटर्न करना है? पैराग्राफ रिटर्न करना है। इट्स अ जेएस लाइब्रेरी, इट इज अ जेएस लाइब्रेरी, इट इज अ जेएस लाइब्रेरी। कैन यू सी मेरे कोड में एरर आ रही है? ठीक है, देखो अगर मैं पी टैग बंद भी कर दूंगा तो भी एरर आएगी। क्यों एरर क्यों आ रही है? ऐसा अलाउड नहीं है कि आप दो इंडिविजुअल एलिमेंट्स बना पाओ। अगर आपको ये H1 और ये P दोनों चाहिए, आई थिंक आप सबको पता है क्या करना पड़ेगा। पता है ना? ये जो माई एलिमेंट है, इसको बोल देता हूं मैं माई हेडिंग। आ रहा है समझ? ठीक है, या फिर इसको माई एलिमेंट ही रहने देता हूं, इसके ऊपर लगा देता हूं एक डिव। ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इसके ऊपर लगा देता हूं एक डिव, डिव के अंदर लगा देता हूं मैं एक H1, इस H1 के बाद लगा देता हूं ये P, जो कह रहा है दिस इज और इट इज अ जेएस, शॉर्ट में लिख रहा हूं लाइब्रेरी। इस P को बंद करता हूं और P के बाद किसको बंद कर दूं? P के बाद div को बंद कर दूं। क्या अब ये एक वैलिड JSX हो गई? हाँ के ना? यस, अब ये बिल्कुल वैलिड JSX हो गई, है ना? और आपके VS कोड के अंदर डला हुआ प्रिटेयर जब ये देखता है ना कि JSX मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो रही है, तो वो कुछ और भी कर देता है। देखा आपने उसने कुछ करा है? उसने आपकी JSX को पैरेंथेसिस में डाल दिया है ताकि कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। ये देख रहे हैं आप पैरेंथेसिस? अच्छा, ये पैरेंथेसिस ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? वेरी गुड, ये ऑप्शनल है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। बट ये आपका कोड फॉर्मेटर लगा रहा है और रिकमेंडेड फेसबुक की तरफ से ये है। फेसबुक इस बेस्ट प्रैक्टिस को रिकमेंड करता है कि अगर आप इस तरीके से कोड लिखें कि आपकी JSX मल्टीपल लाइन पे जा रही है, तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर सेव करें। क्लियर? तो अब आप देख पा रहे होंगे एरर हट गई, और अब मैं कोड रन करूं तो मेरे को H1 भी मिलेगा और मेरे को उसके साथ साथ पैरा भी मिल जाएगा। आया समझ? बढ़ाऊ कहानी को आगे। ठीक है, लास्ट ये बताइए, क्या HTML के अंदर सिंगलटन टैग्स होते हैं? सिंगलटन मतलब वो टैग जिनका ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। होते हैं ना? उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे BR। आप HTML के अंदर BR ऐसे लिख सकते हैं, BR लिख सकते हैं। IMG ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। JSX में नहीं लिख सकते हैं। JSX का ये कहना है कि अगर आपका कोई टैग ऐसा है जो सिंगलटन है, जैसे कि BR, तो आपको उसके एंड में क्या लगाना पड़ेगा? आपको उसके एंड में लगाना पड़ेगा एक फॉरवर्ड स्लैश। और ये सिंटेक्स किससे इंस्पायर्ड है? ये HTML का सिंटेक्स नहीं है, ये सिंटेक्स XML का सिंटेक्स है। ये XML ने दिया, हाँ JSP ने तो दिया ही है, बट ये एक्चुअल में XML का सिंटेक्स है। क्लियर? तो तीनों रूल याद रहेंगे। रूल नंबर 1, सारे टैग केस सेंसिटिव हैं। रूल नंबर 2, अगर मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न होंगे तो एक पेरेंट का पार्ट बन के रिटर्न होंगे। रूल नंबर 3, सारे के सारे टैग्स एक अपने क्लोजिंग टैग को मेंटेन करें। कोई भी टैग ऐसा ना हो जिसका ओपनिंग हो लेकिन क्लोजिंग देना आप भूल गए। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत बढ़िया। आप जरा फटाफट ये कोड करवा दीजिए, तो वैसे तो आपने कर ही लिया है, बट लेट्स गिव इट अ सेकंड शॉट। बन जाएगा? व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड जेएस लाइब्रेरी। जल्दी क्विक बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, बहुत सिंपल है। अब तो JSX में बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, राइट? H1 में मैं लिख दूंगा व्हाट इज रिएक्ट, ये हो गया व्हाट इज रिएक्ट। और नीचे पैराग्राफ में लिख दूंगा रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड जेएस लाइब्रेरी। याद कीजिए, जब पिछली बार आपने ये कोड लिखा था, तीन तीन रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल करे थे, हाँ या ना? करे थे ना? अब आप नोटिस करिए एक भी क्रिएट एलिमेंट नहीं है। सिंपल, रन कीजिए, आउटपुट वही मिलेगा जो पिछली बार आपको मिल रहा था। दिस इज द पावर ऑफ JSX। आया समझ? आगे बढ़ू? अब रजत आपके क्वेश्चन पे आता हूं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने इस पेज में बेबल लगा रखा है? लगाया हुआ है? जब आप बेबल यूज करते हैं ना, तो आपका कोई भी रिएक्ट फंक्शन जो एक कंपोनेंट है, लिसन वेरी केयरफुली, जब आप बेबल यूज करते हैं तो आपका कोई भी रिएक्ट फंक्शन जो एक कंपोनेंट है, एक नए तरीके से भी क्रिएट एलिमेंट के अंदर यूज हो सकता है।
क्या है वो नया तरीका? वो नया तरीका ये है कि आप इस फंक्शन को एज अ टैग यूज कर पाएंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, आप इस फंक्शन को एज अ टैग अपने कोड के अंदर यूज कर पाएंगे। मतलब ये जो इतना लंबा लिखा है ना आपने, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यू डोंट इवन नीड टू राइट दिस। इसकी जगह यू कैन सिंपली राइट माई ऐप एंड क्लोज इट विद अ फॉरवर्ड स्लैश। नाउ रजत, प्लीज टेल मी, इज दिस JS? नो, दिस इज नॉट JS, दिस इज JSX, राइट? अब आप चेक करो, दिखने में ये एक फंक्शन है, बट आपको यहां ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक टैग है। और क्या मैं कह दूं, ये प्रोग्रामर डिफाइंड टैग हो गया एक तरह से। बिल्कुल, ये प्रोग्रामर का टैग हो गया, माय ऐप हमारा टैग है, जो एक्चुअल में रेंडर कर रहा है एक रिएक्ट एलिमेंट। तो अब से हमारा रिएक्ट डॉट डॉट रेंडर हम ऐसे ही लिखा करेंगे, राइट? और ये सही मायनों में 100% क्या बन गया? ये सही मायनों में 100% बन गया रिएक्ट कंपोनेंट। अब ये 100% रिएक्ट कंपोनेंट बन गया है, क्योंकि ये यूज भी JSX स्टाइल में हो रहा है और रेंडर भी यूआई कर रहा है एक रेंडर यूआई। ग्रेट, राइट? तो अब आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है रिएक्ट एलिमेंट, डेबिल ने इसको कन्वर्ट कर दिया एज इफ इट इज अ टैग। और जब आप किसी भी फंक्शन को एज अ टैग यूज कर लोगे जो एक एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, तो वो बन जाएगा अपने आप में रिएक्ट कंपोनेंट। क्लियर हुआ? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? बढ़ाऊं आगे कहानी? वेरी गुड। अब आते हैं JSX की अगली पावर पे। अभी तक आपने JSX के अंदर सिर्फ स्टैटिक डेटा रिटर्न करा है, सही कह रहा हूं? अभी तक आपने JSX के अंदर सिर्फ स्टैटिक डेटा रिटर्न करा है। JSX बहुत स्मार्ट है, आप JSX के अंदर डायनेमिक डेटा भी रिटर्न कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस, आप इन्हें भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं JSX से करवाना चाहता हूं किसी एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 × 3 - 1, मैं चाहता हूं JSX मेरे लिए इसको सॉल्व करे। क्या ये HTML एक्सप्रेशन है या ये जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है? जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऑपरेटर्स और ऑपरेंड शामिल है ना? तो अब देखिए JSX कितनी इंटेलिजेंट है जावास्क्रिप्ट को हैंडल करने के लिए। सो मैंने एग्जाम्पल 5 बनाया और मैं एक पैरा और ऐड करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं रिएक्ट इज, ध्यान से देखना, रिएक्ट इज 50 × 2 टाइम्स बेटर देन JS। कैन यू प्लीज टेल मी आउटपुट में क्या दिखेगा? विल आई गेट 100 और विल आई गेट 50 × 2? गलत बात। आई गेट 50 × 2। क्यों 50 × 2? आपने बताया कि ये जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है? नहीं बताया। ये क्या HTML का टेक्स्ट नहीं हो सकता 50 × 2? बिल्कुल हो सकता है। तो JSX को ये बताने के लिए कि ये जावास्क्रिप्ट है, इसके दोनों तरफ क्या लगाने पड़ेंगे? इसके दोनों तरफ लगाने पड़ेंगे कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस देखकर आपको जावास्क्रिप्ट में एक सिंटेक्स की याद आएगी। आप, आई होप याद होगा, जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट रिटर्न्स ऐसे ही लिखते थे आप, डॉलर और कर्ली ब्रेस के साथ। तो बस ये डॉलर हटा दीजिए आप, यहां डॉलर नहीं चलता। यहां डॉलर हट भी गया है नितिन, ऐड भी हुआ, जावा वालों ने हटा भी लिया, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इसका। ठीक है, तो इनको अभी भी इन्होंने प्रीव्यू में रखा, अभी इसको इन्होंने फाइनल नहीं करा है जावा की टीम ने। एनीवेज, कमिंग बैक टू द कोड, तो ये जो आप देख रहे हैं कर्ली ब्रेस वाला सिंटेक्स, इसको हम लोग बोलेंगे JS एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट JSX एक्सप्रेशन। ये जो आप लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड JSX एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्या करेगी JSX? अब JSX इसको बकायदा सॉल्व करेगी, सॉल्व करके इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा प्रिंट। आई होप यू कैन सी दिस। रिएक्ट इज 100 टाइम्स बेटर देन JS। आई गॉट, डिड यू गेट द पॉइंट? समझ आई बात? चलो तो एक एक्सरसाइज कर लें फटाफट इस नॉलेज के बेसिस पर। ये पेज बनाना है, एक ऐसा पेज बनाना है, रिएक्ट पेज, जो करंट डेट और टाइम शो करे। क्या आउटपुट चाहिए? ये आउटपुट चाहिए, करंट डेट एंड टाइम आर। गौर करिएगा, करंट डेट एंड टाइम आर, और इसके बाद जो भी करंट डेट और टाइम हो वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला डेट टाइम प्रिंट ना हो जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, जो भी आज का डेट और टाइम है,
तो सबसे पहले तो ये बताओ, आज का डेट और टाइम देगा कौन? बोलो 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 बोलो। आज का डेट और टाइम डेट ऑब्जेक्ट देगा। डेट फंक्शन नहीं होता बच्चे, जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट होता है। वी डोंट हैव डेट फंक्शन। डेट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, राइट, ठीक है। अब लेट्स ट्राई दिस। तो सबसे पहले मैं कहूंगा लेट टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट। आई होप सबको ये जावास्क्रिप्ट कोड समझ आ रहा है। लेट टुडे इक्वल टू न्यू डेट क्या देगा ये अपन को? लेट टुडे इक्वल टू न्यू डेट, ये अपन को रिटर्न कर देगा करंट ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? ये अपन को रिटर्न कर देगा, बिल्कुल सही, करंट ऑब्जेक्ट। आज की डेट और टाइम, डेट और टाइम दोनों होगा इसके अंदर, याद है ना? ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा लेट पैरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा जेएसएक्स में। मैंने कहा लेट पैरा इज इक्वल्स टू पी, करंट, करंट डेट एंड टाइम आर। अभी बताइए टुडे कौन है? क्या ये एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है? हाँ या ना? हाँ हाँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, एग्री, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ना ये। तो आप मानते हो मुझे इसको करली ब्रेस में डालना पड़ेगा? यस, मुझे इसको करली ब्रेस में डालना पड़ेगा, और फॉरवर्ड स्लैश करके मैं पी को कर दूंगा बंद, और लास्ट में इस पैरा को रिटर्न कर दूंगा। आ रहा है समझ? यस कि नो? है ना? लेकिन ये कोड चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिएक्ट के साथ। रिएक्ट या जेएसएक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को रेंडर नहीं करते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, रिएक्ट या जेएसएक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करते हैं। टुडे ऑब्जेक्ट है, टुडे ऑब्जेक्ट है, नहीं नहीं, सुनो सुनो नितिन, ध्यान से सुनो। टुडे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, है ना? तो वो इसको रेंडर नहीं करेंगे, ठीक है? और रेंडर नहीं करेंगे वो तो छोड़ो, एरर और दे देगा कोड आपका। देखो क्या होगा, जैसे ही कोड रन करोगे कुछ नहीं मिलेगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे एक लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको। पढ़ो ध्यान से, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। आया समझ? ठीक है, और मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा आगे। ठीक है, अब एक और चीज आपको दिखाता हूं। अगर मैं लेट टुडे में न्यू डेट की जगह 10 लिख दूंगा तो रेंडर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 10 जावास्क्रिप्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट के प्रिमिटिव, प्रिमिटिव है ना? और उसकी डेटा टाइप क्या है? उसकी डेटा टाइप नंबर है, तो ये रेंडर हो जाएगा। इसी तरह से मैं 10 की जगह भोपाल लिख दूं तो भोपाल क्या है जावास्क्रिप्ट में? स्ट्रिंग है, और जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को प्रिमिटिव मानती है। यस, जिस तरह से मैंने लिखा है जेएस स्ट्रिंग को प्रिमिटिव मानेगी। भोपाल भी रेंडर हो जाएगा जी, भोपाल भी रेंडर हो जाएगा, लेकिन टुडे रेंडर नहीं होगा। टुडे क्या ऑब्जेक्ट है? यस, अब टुडे ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके अंदर आपने डेट स्टोर कर दी है। तो अब क्या करें? तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हमको इस टुडे को कन्वर्ट कर देना चाहिए टू स्ट्रिंग कॉल करके स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग तो रेंडर कर देती है ना रिएक्ट, भोपाल रेंडर करा ना उसने। तो अगर मैं कह दूंगा टुडे डॉट टू स्ट्रिंग, तो टुडे हमें स्ट्रिंग फॉर्म में मिल जाएगा, है ना? बट ये कोड चल तो जाएगा, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट वही आउटपुट दे रहा है जो हमें चाहिए, जो स्लाइड में लिखा था? स्लाइड में तो फॉर्मेट कुछ और लिखा हुआ है। तो आपको रैदर देन कॉलिंग टू स्ट्रिंग क्या कॉल करना पड़ेगा? डेट का एक और मेथड कॉल करना पड़ेगा। मेथड का नाम है टू लोकेल स्ट्रिंग। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है टू लोकेल स्ट्रिंग। लोकेल समझते हैं? लोकेल का मतलब जहां पर ये एप्लीकेशन रन हो रही है। लोकल टाइम नहीं, लोकल फॉर्मेट नितिन, राइट? तो इस समय मैं इस कोड को अपने लैपटॉप पे रन कर रहा हूं, और मेरा लैपटॉप इस समय एशिया में है, इंडिया में है। तो जो लोकल स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको डेट और टाइम का मिलेगा। ठीक, आप नोटिस करिए, इंडिया के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश लगता है क्या? डेट के अंदर मंथ, डे और ईयर को सेपरेट करने के लिए नॉर्मली हम फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेट करते हैं। वही फॉरवर्ड स्लैश आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट? और इंडिया में 24 आवर की जगह 12 आवर ज्यादा पॉपुलर है। जी, इंडिया में 12 आवर टाइम ज्यादा पॉपुलर है, तो आप टाइम भी देख लीजिए, 12 आवर के स्टाइल में दे रहा है आपको। इसको इसलिए इसका नाम है लोकेल। लोकेल का मतलब है द रीजन फ्रॉम वेयर दिस एप्लीकेशन इज रनिंग और द ब्राउजर इज रनिंग। क्लियर हुआ?
सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? राइट, मैं एक बार फिर आपके नोटिस में डालना चाहूंगा कि रिएक्ट ऑब्जेक्ट को रेंडर करती है कि नहीं? रिएक्ट ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करती है ना? ये बात एक और एग्जांपल से मैं शोकेस करूंगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जेक्ट्स पे डील करना है आगे चलकर। तो इमेजिन करिए, ये फाइनल है, बिल्कुल फाइनल स्टेटमेंट है, ठीक है? रिएक्ट ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करेगी। तो इमेजिन करिए, मैंने एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। पर्सन की एज है 28 ईयर्स। पर्सन का नाम है विपिन, ठीक है? अगर मैं रिएक्ट को बोलूंगा नेम कोलन विपिन, अगर मैं रिएक्ट को बोलूंगा पैरा के अंदर पर्सन डिटेल्स, पर्सन डिटेल्स कर्ली ब्रेस पर्सन, क्या होगा? क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एरर आएगी, कोड नहीं चलेगा, पुराना वाला मैसेज रिपीट हो जाएगा। क्या? कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, समथिंग लाइक दैट। ओ सॉरी, मैंने परफॉर्मेंस लिख दिया है, माय मिस्टेक, पर्सन आना चाहिए, पर्सन पर्सन पर्सन, ठीक है? तो मैंने यहां पर्सन लिख दिया है। तो सेम एरर मैसेज अपन को मिलेगा, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड, एज यू कैन सी दिस। ठीक, तो अभी क्या करोगे? अभी के लिए एक ही डॉट लगा लगा के उसके इंडिविजुअल मेंबर्स प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन डिटेल्स लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने कह दिया एज कोलन पर्सन डॉट एज, कॉमा नेम कोलन पर्सन डॉट नेम। एज ऑफ नाउ तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है? फिर हम देखेंगे और दूसरे ऑप्शन हमारे पास क्या है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वर्किंग क्लियर? हाँ बिल्कुल, बड़ी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे ही तो डील होती है, तो करेंगे ना अपन, उसका भी तरीका ढूंढेंगे। ठीक, अब ये वाली जो एक्सरसाइज आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दी थी, क्या ये अब जेएसएक्स से इजीली बन जाएगी? बस तो ये बना के लाइएगा। छोटा सा एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं। व्हाट एक्चुअली दैट एरर मींस? दैट एरर सिंपली मींस कि आप ऑब्जेक्ट को रिएक्ट एलिमेंट में एज अ चाइल्ड यूज नहीं कर सकते। अपन ने पर्सन को पैरा के अंदर यूज करा है ना एज अ चाइल्ड, वो ये समझा रहा है आपको रिएक्ट का एरर मैसेज, कि ऑब्जेक्ट रिएक्ट में चाइल्ड एलिमेंट नहीं बन सकते। ठीक, वेरी गुड। जी नितिन, बिल्कुल, मैं सारे स्लाइड्स और कोड्स अभी शेयर कर देता हूं, जस्ट विद इन 5 मिनट्स। तो ये करके लाइए, ट्यूसडे लेते हैं अपन इससे आगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।